माय डियर फ्रेंड, रेलवे एनटीपीसी स्पेशल प्रैक्टिस सेट का यह प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इसमें रेलवे के प्रीवियस ईयर पेपर को सम्मिलित किया गया है। आगामी रेलवे एनटीपीसी परीक्षा के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आप भी जानते हैं रेलवे में 50% प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से ही पूछे जाते हैं। आज तक रेलवे ने जितने भी ऑनलाइन सीबीटी एग्ज़ाम लिए हैं, मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिए हैं, चाहे वो लोको पायलट का हो, एनटीपीसी का हो, आरपीएफ का हो, मेरा लक्ष्य उन सभी प्रश्नों को संकलित कर आप तक पहुंचाना है। जीके जीएस के प्रश्न तो हर लेवल में सेम ही होते हैं और वो बार बार रिपीट भी होते हैं। तो आपसे मेरा अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आपको प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा जब तक कि एग्जाम ना हो जाए। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय रेलवे के एक क्षेत्र या जोन को नहीं दर्शाता है। पहला ऑप्शन है SECR, दूसरा ऑप्शन है ECOR, तीसरा ऑप्शन है NWR, चौथा ऑप्शन है EWR। आपको बताना है कि भारतीय रेलवे का इनमें से कौन सा क्षेत्र या जोन नहीं है। सही आंसर होगा डी नंबर, EWR भारतीय रेलवे के किसी भी क्षेत्र या जोन को नहीं दर्शाता है, जबकि अन्य सभी। जैसे अगर पहले ऑप्शन की बात करें, SECR साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, इसका जो हेडक्वार्टर है वह बिलासपुर में है। और ECOR का फुल फॉर्म ईस्ट कोस्ट रेलवे, और इसका जो हेडक्वार्टर है वह भुवनेश्वर में है। आपसे एग्ज़ाम में रेलवे जोन के हेडक्वार्टर भी पूछे जाते हैं, इसलिए मैं साथ साथ बताते चलता हूँ। NWR नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, और इसका जो हेडक्वार्टर है यह जयपुर में है। ये सभी रेलवे जोन हैं। यहाँ वैसे ही बस उसी पैटर्न पे EWR लिख दिया गया है, जो कि कोई भी रेलवे जोन नहीं है। दादा भाई नौरोजी को गणित और भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया था। पहला ऑप्शन प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई, दूसरा ऑप्शन प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता, तीसरा ऑप्शन सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई, चौथा ऑप्शन एल्फिस्टन कॉलेज मुंबई। आपको बताना है दादा भाई नौरोजी को गणित और भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया था। आपका सही आंसर होगा डी नंबर, यानी एल्फिस्टन कॉलेज मुंबई आपका सही आंसर है। दादा भाई नौरोजी को गणित और भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में एल्फिस्टन कॉलेज मुंबई में नियुक्त किया गया था। या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, एल्फिस्टन एक रेलवे स्टेशन का भी नाम है मुंबई में। अगला प्रश्न है, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन, दूसरा ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन, तीसरा वाष्पीकरण इवेपोरेशन, चौथा संघनन कंडेंसेशन। सही आंसर होगा सी नंबर, वाष्पीकरण। यानी तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को हम वाष्पीकरण कहते हैं। जबकि अगर हम बात करें ऊर्ध्वपातन की, तो ठोस अवस्था से डायरेक्ट गैसीय अवस्था में परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। जैसा कि कपूर, जो कर्पूर होता है जिसका उपयोग आप आरती में करते हैं, उसका वह ठोस अवस्था में रहता है और जलने के बाद सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। अगर बात करें कंडेंसेशन की, तो जब ठोस अवस्था से तरल अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसे हम संघनन या कंडेंसेशन कहते हैं, जैसे बर्फ़ का पिघलना। देखिए, इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, अरुण या यूरेनस, या फिर शनि ग्रह।
आपको तुलना करना है पृथ्वी से। पृथ्वी से आकार की तुलना में निम्न में से कौन सा ग्रह बड़ा है? आपका सही आंसर होगा बी नंबर। यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से पृथ्वी से आकार की तुलना में जो बड़ा ग्रह है वह बृहस्पति ग्रह है। निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? खिलाड़ियों का नाम दिया गया है, आपसे पूछा गया है कि किसे पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया है। पहला ऑप्शन विश्वनाथन आनंद, बी ऑप्शन एडमंड हिलेरी, सी ऑप्शन सचिन तेंदुलकर, डी ऑप्शन सुनील गावस्कर। सही ऑप्शन होगा डी नंबर। निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? डी नंबर, यानी सुनील गावस्कर को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है, जबकि अन्य सभी विश्वनाथन आनंद जो कि चेस के खिलाड़ी हैं, उन्हें एडमंड हिलेरी और सचिन तेंदुलकर को पद्म विभूषण पुरस्कार से सुशोभित किया गया है। भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री ये पुरस्कार होते हैं। क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है? क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन नाइट्रिक ऑक्साइड, बी ऑप्शन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन नाइट्रस ऑक्साइड, डी ऑप्शन नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। क्लोरोफॉर्म जिसका उपयोग बेहोश करने में किया जाता है, तो आपको बताना है इस सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। आपका सही आंसर होगा डी नंबर, यानी नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का उपयोग क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में किया जाता है। क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है प्रोसेसर, दूसरा ऑप्शन है इंटरप्रेटर, तीसरा ऑप्शन है कंपाइलर और चौथा ऑप्शन है एडिटर। आपको सही ऑप्शन चूज करना है। यहाँ पे सही आंसर होगा सी नंबर, यानी कंपाइलर कहा जाता है। जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे हम कंपाइलर कहते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न रेलवे एनटीपीसी में अक्सर ही आपको देखने को मिलेंगे। एमएस वर्ड में कौन सी कुंजी संयोजन का उपयोग एक कार्य को पहले जैसा करने के लिए किया जाता है? या हम सीधे शब्दों में कहें तो एमएस वर्ड में कौन सी कुंजी, कौन सी की का प्रयोग रीडू करने के लिए किया जाता है? रीडू। पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस भी, दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस जेड, तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस वाई, चौथा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एक्स। ये जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये काफ़ी फेमस ऑप्शन है, इस पे दूसरे भी प्रश्न बन सकते हैं। तो आपका सही आंसर होगा बी नंबर, कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग रीडू के लिए किया जाता है। जैसे आपने कोई भी एमएस वर्ड में काम करते हुए कोई भी चेंज लाया है, अगर आपको वो चेंज नहीं चाहिए तो आप कंट्रोल प्लस जेड बटन दबाएंगे, फिर पुराने जैसे स्थिति में वो आ जाएगा। वहीं पे अगर बात करें कंट्रोल प्लस भी की, तो कंट्रोल प्लस भी को पेस्ट करने के लिए, किसी चीज़ को आपने कट या कॉपी किया है दूसरे जगह पेस्ट करने के लिए
उसका उपयोग किया जाता है। अगर कंट्रोल प्लस वाई की बात करें तो यह अंडू करने के लिए उपयोग किया जाता है। और यहाँ पे अगर बात करें कंट्रोल प्लस एक्स की तो इसका उपयोग कट के लिए किया जाता है। पानीपत रिफाइनरी किसके अंतर्गत आती है? यहाँ पे जो हमारे महारत्न नवरत्न कंपनियां हैं उनके नाम दिए गए हैं। IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, HPCL, BPCL, ONGC। आपको बताना है कि पानीपत रिफाइनरी किसके अंतर्गत आता है। आपका सही आंसर होगा ए नंबर, पानीपत रिफाइनरी IOCL के अंतर्गत आता है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगर आपसे मान लिया जाए, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, बरौनी रिफाइनरी यह किस कंपनी के अंतर्गत आता है, तो यहाँ भी आपका ऑप्शन IOCL ही होगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में किस भोजन जाता है, मतलब किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है। देखिए ये रेलवे का एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, उसमें भी उसने उल्टा पुल्टा लिखा है। प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में किस भोजन जाता है, यहाँ पे सही होगा किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है। पहला जो ऑप्शन है अंतर्ग्रहण इंजेशन, दूसरा जो है डाइजेशन पाचन, तीसरा है एसिमिलेशन, चौथा जो है वो निष्कासन एलिमिनेशन। सही आंसर होगा ए नंबर, यानी इंजेशन या अंतर्ग्रहण प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है। सबसे पहले भोजन मुख में जाता है, फिर मुख गुहा में जाता है, उसके बाद आमाशय में जाता है, आमाशय से छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है और फिर गुदा के द्वारा बाहर निकलता है। यह पूरी आहार नाल की प्रक्रिया है। जबकि आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है भोजन में जो पाचन, सबसे पहला पाचन कहाँ पे प्रारंभ होता है, तो आप बताइएगा। भोजन का सबसे पहला पाचन मुख से प्रारंभ होता है। जानते हैं आप, लार पाया जाता है मुख में, टाइलिन नामक जो एंजाइम होता है वह कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहीं से प्रारंभ करता है। 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1962, 1963, 1964, 1965। 1971 में जो युद्ध हुआ था वह बांग्लादेश लिबरेशन, यानी बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का अंग था, उसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से बांग्लादेश को जाना जाता था। इंदिरा गांधी की सरकार के समय में यह युद्ध हुआ और इसमें बांग्लादेश पूर्णतः मुक्त हो गया और एक अलग राष्ट्र के रूप में बना। तो आपको बताना है कि ये 1971 का जो युद्ध था उससे पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था। सही आंसर होगा डी नंबर, यानी 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 ईस्वी में हुआ था। अगर बात करें ए ऑप्शन की, 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हुआ था। कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 25 दिसंबर 2015। कब मनाया गया था? चूँकि ये NTPC 2015-16 का है इसलिए ऐसा दिया गया है, बट आप मुझे यहाँ पे बताइए कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर, 17 जनवरी, 25 जनवरी या फिर 30 जनवरी? कुष्ठ रोगी दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर होगा डी नंबर, यानी 30 जनवरी को कुष्ठ रोधी दिवस मनाया जाता है।
ग्रहों की गति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? पहला ऑप्शन है, एक ग्रह की कक्षा दो केंद्र बिंदुओं फोकी में एक में से सूर्य के साथ अंडाकार है। मीन्स जो ग्रह की कक्षा होती है उसमें दो बिंदु में से एक सूर्य होता है। दूसरा बात कहा गया है, एक ग्रह की कक्षा केंद्र में सूर्य के साथ गोलाकार होता है। तीसरा, एक ग्रह की कक्षा दो केंद्र बिंदु में से एक में से किसी अन्य ग्रह के साथ अंडाकार है। चौथा ऑप्शन है, एक ग्रह की कक्षा केंद्र में किसी अन्य ग्रह के साथ गोलाकार है। अगर आपने केपलर्स लॉ पढ़ा होगा तो उसी पर यह क्वेश्चन बेस्ड है। सही आंसर आपका होगा ए नंबर, यानी एक ग्रह की कक्षा दो केंद्र बिंदुओं में से एक में सूर्य के साथ अंडाकार है। मीन्स आप इमेजिन कीजिए एक एग है और उसके बीच में दो बिंदु होता है जिसमें से एक में सूर्य को माना जाता है और दूसरे एंड पर ग्रह को माना जाता है। यही केपलर्स लॉ ऑफ मोशन भी कहता है। इनमें से किस देश में सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता है? भारत में, पाकिस्तान में, नेपाल में या श्रीलंका में? किस देश में सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता है? सही आंसर होगा डी नंबर, यानी श्रीलंका का जो छोटा सिक्का होता है उसे पैसा नहीं कहा जाता है, जबकि अन्य सभी देश में, भारत में, पाकिस्तान में और नेपाल में छोटे सिक्के को पैसा ही कहा जाता है। और इन सभी देशों का जो मेन मुद्रा होता है उसे रुपया कहा जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र? सही आंसर होगा सी नंबर। उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वह सर्वाधिक है राज्यों में। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? इंसानी व्यवहार, जहर, भूचरण या चट्टान? यहाँ पे आपको आंसर ही दिखा दिया गया है, बी नंबर सही आंसर होगा। टॉक्सिन का मतलब ही होता है जहर, तो टॉक्सिकोलॉजी जहर का जो अध्ययन होता है उसे हम टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, ISI का पूरा नाम क्या है? यह पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है, आपको इसका पूरा नाम बताना है। पहला ऑप्शन है इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, दूसरा है इंटरनेशनल सर्विसेज इंटेलिजेंस, तीसरा ऑप्शन है इंटरनेशनल स्पेस इंटेलिजेंस, चौथा ऑप्शन है इंटरनेशनल साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे सही आंसर होगा एक नंबर इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। यह ISI का फुल फॉर्म है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है? पहला ऑप्शन है असेंबली लैंग्वेज, दूसरा है POP3 और तीसरा ऑप्शन है C++, चौथा ऑप्शन है जावा। आपको बताना है कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। सही आंसर होगा बी नंबर POP3। यह एक प्रोटोकॉल से रिलेटेड होता है, यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, जबकि अन्य सभी लैंग्वेज ए नंबर असेंबली लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C++ और जावा ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं।
भारत में श्वेत क्रांति का जनक, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन किसे जाना जाता है? पहला ऑप्शन तात्या साहेब कोरे, दूसरा ऑप्शन कुरियन चाको, तीसरा ऑप्शन वर्गीज कुरियन, चौथा ऑप्शन विश्वास नारायण पाटिल। आपको बताना है फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन भारत में किसे जाना जाता है। सही आंसर होगा सी नंबर, यानी भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। सी नंबर आपका सही आंसर होगा। फ्रांसीसी खोजकर्ता वास्को डिगामा भारत पहली बार जब आया था तो कहाँ पर उतरा था, आपको ये बताना है। वास्को डिगामा भारत समुद्री रास्ते से जब आया था तो किस जगह पर उतरा था? पहला ऑप्शन कप्पर केरल, दूसरा अलीबाग महाराष्ट्र, तीसरा मीरामार गोवा, चौथा मांडवी गुजरात। यहाँ पे सही आंसर होगा ए नंबर, कप्पर केरल में वास्को डिगामा भारत में पहली बार उतरा था। इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक का नाम क्या है? ए नंबर ऑप्शन है शोभा डे, अरुंधति रॉय, विपुल जयकर या के आर नारायण। सही आंसर होगा सी नंबर, यानी विपुल जयकर जो थे वह इंदिरा गांधी के जीवनी के लेखक थे। तरल पदार्थों के घनत्व को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मीन्स किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापी, दूसरा ऑप्शन हाइड्रोमीटर, तीसरा ऑप्शन हिप्सोमीटर, चौथा ऑप्शन फैदोमीटर। सही आंसर होगा बी नंबर। तरल पदार्थों के घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगर हम बात करें हाइग्रोमीटर की तो वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है और फैथोमीटर समुद्र की गहराई को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। बायोडायवर्सिटी किससे संदर्भित करती है? पहला ऑप्शन ठोस कचरे का पुनर्चक्रण, बी नंबर पृथ्वी पर जीवन की विविधता से, सी नंबर सांस्कृतिक और परंपराओं का संरक्षण से और चौथा ऑप्शन जानवरों के अध्ययन से। बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या होता है? सही आंसर होगा बी नंबर, पृथ्वी पर जीवन की जो विविधता है उसे हम बायोडायवर्सिटी कहते हैं। हुलूक गिब्बन नामक जानवर कहाँ पाया जाता है? पहला ऑप्शन केरला, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश। ये बंदर की एक प्रजाति है, आपको बताना है कि यह किस जगह पर पाया जाता है। सही आंसर होगा डी नंबर, यानी अरुणाचल प्रदेश में यह हुलूक गिब्बन नामक जानवर पाया जाता है। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन मैसूर, दूसरा बेंगलुरु, तीसरा कोलकाता, चौथा दिल्ली। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? सही आंसर होगा सी नंबर,
यानी कोलकाता में स्थित है। यहाँ पे मैसूर आपको सही लग रहा होगा क्योंकि टीपू सुल्तान मैसूर से संबंधित हैं, लेकिन यहाँ पे सही आंसर होगा टीपू सुल्तान मस्जिद, सी नंबर, कोलकाता में स्थित है। गीत आमार सोनार बंगला के रचयिता कौन हैं? पहला ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, चित्तरंजन दास या फिर बिपिन चंद्र पाल। गीत आमार सोनार बंगला के रचयिता कौन हैं? सही आंसर होगा ए नंबर, यानी रविंद्रनाथ टैगोर। ये जो सॉन्ग है आमार सोनार बंगला, इसके रचयिता हैं। आपको बता दूं, जनगण मन अधिनायक जय है जो अपना राष्ट्रीय गान है, इसके भी रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। और अपना राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, उसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने दो राष्ट्र का राष्ट्रीय गान लिखा था, एक भारत का, और बाद में यह जो सॉन्ग लिखा था आमार सोनार बंगला, इसे भी बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बनाया गया है। IRS 1A भारत का क्या है? पहला ऑप्शन है, पहला परिचालनात्मक दूर संवेदी उपग्रह था। दूसरा ऑप्शन है, इसरो द्वारा निर्मित पहला मौसम उपग्रह था। तीसरा ऑप्शन है, पहला विशेष शैक्षणिक उपग्रह था। चौथा ऑप्शन है, पहला भारतीय पीको सैटेलाइट था। सही आंसर होगा ए नंबर, यानी IRS 1A, इसका फुल फॉर्म ही होता है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। 1A बस कोडिंग है, तो IRS का फुल फॉर्म होता है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, दूर संवेदी उपग्रह है। इसीलिए आपका सही आंसर ए नंबर होगा, पहला परिचालनात्मक दूर संवेदी उपग्रह है। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान करता है? पहला ऑप्शन अनुच्छेद 243, दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 343, तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 323, चौथा ऑप्शन अनुच्छेद 234। हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जितनी भी भाषाएं हैं उसका वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। सही आंसर होगा बी नंबर, अनुच्छेद 343 में हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार समग्र साक्षरता दर का अनुमान कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत लगाया गया है? पहला ऑप्शन है 74%, दूसरा ऑप्शन है 86%, तीसरा ऑप्शन है 65%, चौथा ऑप्शन है 51%। यानी महिला और पुरुष दोनों की साक्षरता को मिलाकर टोटल साक्षरता दर कितना परसेंट था कुल आबादी का? सही आंसर होगा ए नंबर, यानी 74%। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार समग्र साक्षरता दर था। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैसेस वैसी गैसें होती है जो हमारे वातावरण को गर्म करती हैं। सही आंसर होगा सी नंबर,
यानी ऑक्सीजन जो है वह एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि अन्य सभी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड ये सारे ग्रीन हाउस गैसेस हैं। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। 20 किलो हर्ट्ज जो लिखा गया है उसे अगर आप हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो 20,000 हर्ट्ज बोल सकते हैं। यानी 20 एच से 20,000 एच, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 20 एच से कम। तीसरा ऑप्शन है 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। चौथा ऑप्शन है कोई भी बैंडविड्थ निर्धारित नहीं है। सही आंसर होगा आपका सही आंसर होगा सी नंबर, 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा। मैं आपको बता दूं जो श्रव्य प्रकाश की श्रव्य तरंगें होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। यानी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। और इससे बाहर की जो इससे ज़्यादा की तरंगे दर जो बैंडविड्थ का जो तरंगे होता है 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा या 20,000 एच से ज़्यादा उसे हम अल्ट्रासोनिक कहते हैं। और जो 20 एच से कम का होता है उसे हम इंफ्रासोनिक कहते हैं। एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? पहला ऑप्शन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर। दूसरा ऑप्शन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के बराबर। तीसरा ऑप्शन न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर। चौथा ऑप्शन प्रोटॉन की संख्या के बराबर। सही आंसर होगा डी नंबर, यानी प्रोटॉन की संख्या के बराबर। आपको बता दूं एक परमाणु में जो नाभिक होता है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। और जो बाह्यतम कक्षा में मूवमेंट में होता है वह इलेक्ट्रॉन होता है। किसी भी तत्व की परमाणु संख्या उसके प्रोटॉन की संख्या या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। और जबकि अगर हम बात करें परमाणु भार संख्या या परमाणु भार की बात करें तो वह नाभिक का जो भार होता है यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो कंबाइंड भार होता है उसे हम परमाणु भार संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है परमाणु संख्या किसके बराबर है? या तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। जबकि यहाँ पे डी नंबर में प्रोटॉन की संख्या दिया हुआ है, अतः आपका सही आंसर होगा डी नंबर। पीसी को वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस आवश्यक है? पहला ऑप्शन राउटर, दूसरा ऑप्शन टेलीफोन, तीसरा ऑप्शन लैन, चौथा ऑप्शन सर्वर। ये सारे प्रश्न फिर से रिपीट हो सकते हैं, इसलिए मैंने करंट अफेयर को हटा करके जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उन्हें वीडियो में बताने का प्रयास किया है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा पीसी को वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए राउटर का इस्तेमाल किया जाता है। यानी आपका जो सही आंसर होगा वह ए नंबर आपका सही आंसर होगा। पीसी मीन्स जो पर्सनल कंप्यूटर अपना लैपटॉप होता है या फिर डेस्कटॉप होता है उसे जब वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करना चाहते हैं, बिना वायर के नेटवर्क का अगर हम कनेक्शन चाहते हैं तो उसके लिए राउटर उपयोगी होता है। कौन सी धातु अधिक वायु प्रदूषण का कारण बनती है? मीन्स किस धातु से सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है? पहला ऑप्शन लोहा, दूसरा सीसा या लेड, तीसरा क्रोमियम और चौथा तांबा।
सही आंसर होगा बी नंबर, यानी सीसा या लेड से सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है। मधेसी समुदाय के लोग कहाँ के निवासी हैं? पहला ऑप्शन है भूटान, दूसरा ऑप्शन पाकिस्तान, तीसरा नेपाल और चौथा मालदीव। आपको बताना है मधेसी समुदाय के लोग कहाँ के निवासी हैं। सही आंसर होगा मधेसी समुदाय के जो लोग हैं वह नेपाल से संबंधित हैं और वहाँ के मूल निवासियों में इन्हें माना जाता है। मधेसी समुदाय के लोग कहाँ के निवासी हैं? आपका सही आंसर होगा सी नंबर, नेपाल के निवासी माने जाते हैं। इनमें से किस शहर में तारामंडल नहीं है? पहला ऑप्शन चेन्नई, दूसरा ऑप्शन मैसूरू, तीसरा ऑप्शन जयपुर, चौथा ऑप्शन हैदराबाद। कौन से शहर में प्लानिटोरियम तारामंडल नहीं है? सही आंसर होगा बी नंबर, यानी मैसूर में तारामंडल नहीं है, प्लानिटोरियम नहीं है, जबकि अन्य शहर चेन्नई, जयपुर, हैदराबाद इन सभी में तारामंडल हैं। दादर एवं नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? दमन, कावारत्ती, सिलवासा, पोर्ट ब्लेयर। सही आंसर होगा दादर व नगर हवेली की राजधानी जो है वह सिलवासा है। कावारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है, पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार की राजधानी है और दमन व दीव की राजधानी दमन है। निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण शहर नील नदी के तट पर स्थित है? पहला ऑप्शन बुडापेस्ट, दूसरा अलेक्जेंडरिया, तीसरा बगदाद, चौथा ऑप्शन लंदन। आपको बताना है निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के तट पर स्थित है। सही आंसर होगा बी नंबर, यानी अलेक्जेंडरिया या सिकंदरिया। अलेक्जेंडर के नाम सिकंदर के नाम पर इस शहर का नाम रखा गया है। यह नील नदी के किनारे स्थित है, जबकि अन्य सभी शहर बुडापेस्ट, बगदाद और लंदन नील नदी के तट पर स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी कोयला भंडारण की बड़ी मात्रा के लिए जानी जाती है? मीन्स किस नदी घाटी में कोयला का विस्तृत भंडार है? गोदावरी घाटी, दामोदर घाटी, महानदी घाटी, सिंधु घाटी। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा बी नंबर, दामोदर नदी घाटी। यहाँ पर कोयला का सबसे अधिक भंडार स्थित है। इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम किसका संगम माना जाता है? पहला ऑप्शन 2 नदियों का, दूसरा ऑप्शन 3 नदियों का, तीसरा ऑप्शन 4 नदियों का, चौथा ऑप्शन 5 नदियों का। यहाँ पे सही आंसर होगा बी नंबर, 3 नदियों का संगम माना जाता है, गंगा, यमुना और सरस्वती का। सरस्वती नदी अब लगभग विलुप्त हो गई है, तो त्रिवेणी जो संगम है वह 3 नदियों का संगम माना जाता है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन मधुमक्खी पालन से, दूसरा ऑप्शन पौधे के विकास से, तीसरा रेशम के कीड़ों का पालन से, चौथा मत्स्य पालन से। सेरीकल्चर किसे कहा जाता है? यहाँ पे आपका सही आंसर होगा सेरीकल्चर
रेशम के कीड़ों के पालन से संबंधित होता है। सी नंबर आपका सही आंसर होगा। मधुमक्खी के पालन को हम एपीकल्चर कहते हैं, जबकि मत्स्य पालन को पीसी कल्चर कहते हैं। अगला प्रश्न यहीं से उठाया जा सकता है, जैसे पूछा जाएगा मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, एपीकल्चर, और मत्स्य पालन को पीसी कल्चर कहा जाता है, जबकि रेशम के कीड़ों के पालन को हम सेरीकल्चर कहते हैं। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन 27 अगस्त, 28 अगस्त, 29 अगस्त या फिर 30 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स डे। सही आंसर होगा सी नंबर 29 अगस्त। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर जो थे, उनके ही जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। यानी आपका सही आंसर होगा 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। छाती के आसपास की हड्डी को क्या कहा जाता है? फ्रंटल, टर्सल या जांघ की हड्डी, रिब्स या फिर टखने की हड्डी। छाती के आसपास की हड्डी को क्या कहा जाता है, जो फेफड़े को ढके हुए रहती है? सही आंसर होगा सी नंबर, यानी छाती के आसपास की हड्डी को रिब्स कहा जाता है। हाल ही में कौन सी खोज विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता के रूप में मानी जाती है? तो पहला जो है प्रोटीन रेजिस्टिन और कोलेस्ट्रॉल के स्तर के बीच लिंक। दूसरा है गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना। तीसरा है केरल में 4 नई प्रजातियों का पता लगाना। चौथा ऑप्शन है भारत के पश्चिमी तट की 2 लाभदायक एल्गी, जो काई कहा जाता है, शैवाल, उसकी प्रजाति का पता लगाना। सही आंसर होगा बी नंबर, यानी गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना जो है यह विज्ञान की क्षेत्र में एक बड़ी सफलता मानी जाती है। भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना था? 26 अगस्त 1950 ईस्वी, 26 अगस्त 1947 ईस्वी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी या फिर 26 जनवरी 1948 ईस्वी। सिर्फ वर्डिंग का अंतर है, यहाँ पे जो वर्ड लिखा गया है इसमें आप कंफ्यूज कीजिएगा, वैसे आप इसका आंसर जरूर जानते होंगे। भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना था? सही आंसर होगा सी नंबर, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। जिस दिन हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, उस दिन भारत एक संप्रभु गणराज्य के रूप में बना था। यानी सी नंबर आपका सही आंसर होगा। आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, प्रैक्टिस सेट 5 के साथ कल। तब तक के लिए मैं एक बार फिर से बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा लें और दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये सारे प्रश्न फिर से रिपीट हो सकते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो मिलते हैं कल प्रैक्टिस सेट 5 के साथ।